अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना की गई है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि अमेरिकी लोकतंत्र का अध्यक्ष ब्रिटेन के सम्राट की भांति उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद ग्रहण नहीं करता, वरन वो निर्वाचित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ का अध्यक्ष राष्ट्रपति है, जो जनता द्वारा निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। न केवल संघ वरन इकाइयों में भी गणराज्य की स्थापना की गई है। संविधान की धारा 4 के चौथे उपबंध में कहा गया है कि संयुक्त राज्य की संघीय सरकार इस संघ के प्रत्येक राज्य में गणतंत्री सरकार की स्थापना की गारंटी देगी। इसके बाद अमेरिका में सीमित शासन के सिद्धांत को अपनाया गया है। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने स्वयं ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज तृतीय के अत्याचारों को सहन किया था और वे चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियों को अमर्यादित शासन की बुराइयों से बचाने के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जाएं। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने शासन सत्ता के प्रत्येक अंग पर अंकुश लगाया और उनकी शक्तियों को सीमित किया। इस प्रकार सीमित सरकार की उन्होंने स्थापना की। तो सीमित सरकार के रूप में हम देखते हैं कि उनका विचार था कि जनमत संप्रभु है, यानी जनता संप्रभु है। दूसरा, सरकारों के संगठन और शक्तियों को सरल शब्दों में एक लेख में लिपिबद्ध कर दिया गया। संघीय सरकार की शक्तियों का उल्लेख करने के बाद अवशेष शक्तियों को जनता और राज्य सरकार के साथ छोड़ दिया गया, यानी संघीय सरकार की शक्तियों को सीमित किया गया है। शासन के 3 अंगों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया और अवरोध और संतुलन के सिद्धांत के द्वारा उन्हें नियंत्रित किया गया। यानी शासन के तीनों अंग पृथक हैं, लेकिन अवरोध और संतुलन के सिद्धांत के द्वारा एक दूसरे पर वो नियंत्रण भी लगाते हैं। संघ और राज्य सरकारों पर कुछ विशेष कार्यों को करने की मनाही कर दी गई, ताकि वो भी ज़्यादा शक्तिशाली न हो सकें। सेना को नागरिक नियंत्रण में रखा गया है, यानी कि राज्य के नियंत्रण में नहीं रखा गया है। मौलिक और व्यक्तिगत अधिकारों को शासन के अतिक्रमण से सुरक्षा प्रदान की गई है और शक्तियों का प्रयोग जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी ही कर सकते हैं। इसके अलावा संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है जब तक कि बहुसंख्यक मतदाताओं की स्वीकृति उसे प्राप्त न हो। इस प्रकार अनेक उपायों से शासन को सीमित बनाया गया है। अमेरिका के संविधान की विशेषता ये भी है कि यहाँ शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। ये अमेरिकी संविधान का मूलभूत संवैधानिक सिद्धांत है। संविधान निर्माता, जो मानव स्वतंत्रता के महान प्रतिपादक थे, मॉन्टेस्क्यू के विचारों से बहुत प्रभावित हुई। मॉन्टेस्क्यू का ये कहना था कि यदि सरकार की तीनों शक्तियों यानी विधायी, कार्यकारी और न्यायिक एक ही व्यक्ति या शासन के किसी एक निकाय को दे दी जाए तो नागरिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र होना चाहिए। विधायिका केवल विधि का निर्माण करें, कार्यपालिका विधियों को केवल क्रियान्वित करें और न्यायपालिका विधियों की केवल व्याख्या करें। संविधान की प्रथम 3 धाराओं में इस सिद्धांत को स्वीकार भी किया गया है। इन धाराओं में कहा गया है कि यहाँ प्रदत्त सभी विधायी शक्तियाँ कांग्रेस में निहित होंगी, कार्यपालिका शक्तियाँ मंत्रियों सहित राज्य के राष्ट्रपति में निहित होंगी और न्यायिक शक्तियाँ एक सर्वोच्च न्यायालय तथा कांग्रेस द्वारा स्थापित न्यायालयों में निहित होंगी। यानी तीनों शक्तियाँ अलग अलग शाखाओं में हैं, लेकिन क्योंकि सरकार एक अवयव के समान है, यानी जैसे एक शरीर होता है उसी तरह से सरकार भी है, इसलिए उसके अंगों को एक दूसरे से पूर्ण रूपेण पृथक नहीं किया जा सकता था। इससे पारस्परिक सहयोग और प्रशासन कार्य में बाधा पहुंचती है। इसलिए इस सिद्धांत के साथ साथ उन्होंने इसके उपरांत अवरोध एवं संतुलन को भी संविधान में स्थान दिया। अब हम देखते हैं कि अवरोध और संतुलन का सिद्धांत क्या है। अमेरिकी संविधान के निर्माता इस तथ्य से वाकिफ थे कि सरकार के तीनों अंग एक दूसरे से पूर्णतः पृथक और स्वतंत्र नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने इस सिद्धांत को भी संविधान में स्थान दिया है। सिद्धांत के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे यद्यपि शासन के उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा युद्ध और समझौता करने की शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में है, परंतु वह इस शक्ति का प्रयोग सीनेट की सहमति से ही करता है। सीनेट कांग्रेस का उच्च सदन या द्वितीय सदन है, ठीक है। इसके अलावा जो विधि निर्माण का कार्य है वो कांग्रेस का है, लेकिन किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो वो निषेधाधिकार का प्रयोग करके कांग्रेस द्वारा पारित विधि को कानून बनाने से रोक सकता है। इस प्रकार एक और तो न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया है, दूसरी ओर राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति करने, कांग्रेस को न्यायालय के संगठन
क्षेत्राधिकार इत्यादि के संबंध में निर्णय करने की शक्ति देकर न्यायिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार अमेरिका में पारस्परिक अवरोधों की इस योजना के कारण तीनों विभागों की शक्ति एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित रहती है। इसके बाद हम देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। सीमित सरकार के सिद्धांत के अंतर्गत न्यायालय को शक्ति दी गई है कि वह संविधान का उल्लंघन करने वाले कानूनों और शासकीय कार्यों को अवैध घोषित करे। इस सिद्धांत को न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहते हैं। सर्वप्रथम 1803 में चीफ जस्टिस मार्शल ने मार्बरी बनाम मेडिसन नामक मुकदमे में न्यायिक सर्वोपरिता की बात बताई थी और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि विधियों के संवैधानिकता का परीक्षण न्यायालय ही कर सकता है। न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता का संरक्षक है। यदि संविधान के विरुद्ध कोई कानून बनता है या कोई अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है तो न्यायालय को यह अधिकार है कि उस विधि या कार्य को अवैध घोषित कर दे। इसी तरह भारत में भी न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को सीमित रूप में अपनाया गया है। फिर हम देखते हैं कि अमेरिका में नागरिकों के मौलिक अधिकार। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा का एक उपाय यह है कि उन्हें संविधान में वर्णित कर दिया जाए और इस प्रकार उन्हें संवैधानिक सुरक्षा प्रदान कर दी जाए। विश्व के अधिकतर लिखित संविधानों में अधिकारों की सूची उल्लिखित रहती है। 1789 ईस्वी के मूल संविधान में तो कोई पृथक अधिकार सूची सम्मिलित नहीं थी, लेकिन 1791 ईस्वी में संविधान में 10 संशोधन हो गए जो नागरिकों से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त 13वें और 14वें संशोधन और अन्य उपबंधों में भी मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान की तरह अमेरिका में भी न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षक है। कांग्रेस द्वारा निर्मित विधि से नागरिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण होने पर न्यायालय उस विधि को अवैध घोषित कर सकते हैं। युद्ध या विद्रोह काल को छोड़कर न्यायालय सदैव बंदी प्रत्यक्षीकरण के आदेश जारी कर सकते हैं, लेकिन संविधान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कई ऐसे उपबंध हैं जो नागरिक अधिकारों पर सीमाएं भी लगाते हैं। दोहरी नागरिकता। अमेरिकी संविधान में संविधान निर्माताओं ने नागरिकता की व्याख्या नहीं की थी। अंततः संविधान के 14वें संशोधन 1864 के द्वारा इस अस्पष्टता का निराकरण हुआ, जिसमें कहा गया कि वे सभी व्यक्ति जो राज्य में जन्मे हैं या जिन्होंने बाद में नागरिकता के अधिकार प्राप्त किए हैं और संयुक्त राज्य के प्रभाव क्षेत्र में हैं, संयुक्त राज्य के नागरिक हैं और जिस राज्य में रहते हैं उसके भी नागरिक हैं। इस प्रकार संयुक्त राज्य में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। जैसे न्यूयॉर्क के राज्य में रहने वाला नागरिक न्यूयॉर्क का नागरिक है और इसके साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नागरिक है। अमेरिका के संविधान की एक विशेषता है कुछ बातों का स्पष्ट लोप यानी कि कमी। संविधान की विशिष्टता सिर्फ इसमें नहीं है कि उसमें क्या क्या वर्णित है, वरन इसलिए भी कि वो क्या क्या छोड़ देता है। अमेरिकी संविधान अनेक संवैधानिक महत्व की बातों का उल्लेख नहीं करता, जैसे सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा के अध्यक्षों की शक्तियाँ, मंत्रिमंडल, कांग्रेस के दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति का सुलझाव, बैंक, कॉरपोरेशन, शिक्षा, सिविल सर्विसेज, राजनीतिक दल, कृषि, श्रम आदि। ऐसा लगता है कि संविधान निर्माता व्यर्थ के विवादों में समय नष्ट नहीं करना चाहते थे। वो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण समस्याओं को सुलझाने में व्यस्त थे, जैसे आर्थिक संकट को दूर करना, देश को समृद्ध बनाना और विश्व में उन्हें ऊंचा स्थान देना। क्लाडिपस जॉनसन लिखते हैं कि संविधान का ढांचा बनाने वालों ने हमें अच्छा श्री गणेश कराया, परंतु उन्होंने शेष बातों को भविष्य पर छोड़ दिया। अमेरिका के संविधान की एक विशेषता है आर्थिक व्यक्तिवाद। संविधान निर्माताओं पर व्यक्तिवाद का पर्याप्त प्रभाव था। वे आर्थिक क्षेत्र में स्वेच्छाचारिता के पोषक थे, यानी कि व्यक्तियों को अपनी इच्छा के अनुसार कमाने दो। इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्तियों को पर्याप्त आर्थिक स्वतंत्रता दी जाती है और वैयक्तिक संपत्ति की व्यवस्था भी रहती है। कानून की उचित प्रक्रिया के जरिए ही किसी व्यक्ति की संपत्ति ली जा सकती है और बदले में उसको उचित मुआवजा भी देना पड़ता है। 14वें संशोधन के द्वारा निगम, श्रम, व्यापार आदि की चर्चा कर संपत्ति संबंधी अधिकार को अधिक व्यापक बनाया गया, लेकिन वैयक्तिक संपत्ति का अधिकार वहाँ भी पूर्णतया अमर्यादित नहीं है। अगर सार्वजनिक हित की रक्षा करनी हो तो उसे सीमित किया जा सकता है। इस प्रकार अमेरिका के संविधान की ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं। थैंक यू।